चुनाव आयोग ने हिमाचल प्रदेश के लिए चुनाव तारीखों का ऐलान कर दिया है। एक ही चरण में 12 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। नतीजों का ऐलान 26 दिन बाद यानी 8 दिसंबर को होगा। इसी साल गुजरात में भी विधानसभा चुनाव होने हैं, लेकिन आयोग ने गुजरात के लिए तारीखों का ऐलान नहीं किया। कांग्रेस ने सवाल खड़ा किया कि मतगणना 26 दिन बाद 8 दिसंबर को क्यों? क्या दोनों राज्यों में चुनाव की तारीखों का एक साथ ऐलान गुजरात में कुछ फर्जी शिलान्यास और फर्जी उद्घाटन के लिए टाल दिया गया है? हिमाचल चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही कांग्रेस ने भी दमखम दिखाना शुरू कर दिया है। सोलन में प्रियंका गांधी ने कांग्रेस की पहली परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली में हिस्सा लिया और बीजेपी पर जमकर हमला किया। प्रियंका ने अपना भाषण मां शूलिनी के जयकारी के साथ शुरू किया और अपनी दादी इंदिरा गांधी को याद किया। कांग्रेस महासचिव ने हिमाचल प्रदेश के लिए 10 गारंटियों का ऐलान किया और कहा कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनते ही उन्हें लागू किया जाएगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर के बाहर गोपाल इटालिया के नए वीडियो को लेकर बीजेपी की महिला मोर्चा ने जोरदार प्रदर्शन किया और पीएम मोदी की मां हीराबा पर टिप्पणी को लेकर नाराजगी जताई। वहीं केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि गोपाल इटालिया जो भी बोल रहे हैं या कर रहे हैं उसके पीछे अरविंद केजरीवाल है। उधर बीजेपी के नेता हार्दिक पटेल ने गोपाल इटालिया के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें उन्होंने ये कहा था कि पाटीदार होने की वजह से बीजेपी उन्हें निशाना बना रही है। हार्दिक पटेल ने कहा कि आम आदमी पार्टी को पता है कि वो चुनाव नहीं जीतने वाली। नीतीश कुमार ने एक बार फिर बीजेपी पर निशाना साधा है। बिहार के सीएम ने कहा कि वो अपनी सियासी जिंदगी में बीजेपी के साथ कभी नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि अब वो समाजवादियों के साथ है। बीजेपी अब अटल आडवाणी वाली पार्टी नहीं रह गई। समाजवादियों के साथ रहकर बिहार और देश का विकास करेंगे। वहीं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। ललन सिंह ने पीएम मोदी को बहुरूपिया तक बता दिया। ज्ञान व्यापी परिसर में मिले कथित शिवलिंग की उम्र का पता लगाने के लिए कार्बन डेटिंग नहीं होगी। 4 हिंदू महिलाओं ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण से वैज्ञानिक जांच कराने की मांग की थी, जिसे वाराणसी की जिला अदालत ने खारिज कर दिया। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि किसी भी जांच से कथित शिवलिंग को नुकसान होगा, जिससे सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना होगी। हिंदू पक्ष ने वाराणसी कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाने का ऐलान किया है। राम की नगरी अयोध्या में राम की पैड़ी पर होने वाले दीपोत्सव के आयोजन के लिए भूमि पूजन किया गया। विधि विधान से हुए पूजा पाठ में अवध विश्वविद्यालय के कुलपति, दीपोत्सव के नोडल अधिकारी और साधु संत शामिल हुए। अयोध्या में छठे दीपोत्सव पर 17 लाख दीप जलाकर नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने का लक्ष्य रखा गया है। ये संख्या कम न हो, इसके लिए 18 लाख दीपक जलाए जाएंगे। दीपों की जिम्मेदारी अवध विश्वविद्यालय को दी गई है। 18 लाख दीपों के लिए 18,000 वॉलंटियर एक ही रंग में दिखाई देंगे। सतलुज यमुना लिंक नहर के विवाद पर पंजाब और हरियाणा के सीएम की बैठक बेनतीजा रही। एसवाईएल नहर के मसले पर हरियाणा को पानी देने से पंजाब ने दो टूक इनकार कर दिया। बैठक के बाद पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि बतौर मुख्यमंत्री मैंने पंजाब के 3.25 करोड़ लोगों की आवाज को पुरजोर तरीके से बैठक में उठाया। वहीं बैठक के बाद हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि एसवाईएल का निर्माण हमारे लिए जीवन मरण का सवाल है। बेंगलुरु का एयरपोर्ट आज उस वक्त ऐतिहासिक लम्हों का गवाह बना जब दुनिया का सबसे बड़ा पैसेंजर विमान A380 यहाँ उतरा। एमिरेट्स एयरलाइन के इस विमान ने दुबई से सुबह 10:30 बजे उड़ान भरी। दोपहर के 3:40 पर डबल डेकर प्लेन बेंगलुरु एयरपोर्ट पर उतरा। पहले इस विमान को 30 अक्टूबर को बेंगलुरु उतरना था। प्लेन में निजी स्वीट और प्रथम श्रेणी में शावर स्पा के अलावा विशेष ऑनबोर्ड सुविधाएं मौजूद हैं। साथ ही ज्यादा लेग रूम और प्रीमियम कैबिन भी है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में बाढ़ का कहर जारी है। गोंडा, गोरखपुर, कुशीनगर और महाराजगंज जैसे इलाकों में गांव के गांव डूबे हैं। लोगों के आशियाने डूब रहे हैं। जनजीवन अस्त व्यस्त है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर और महाराजगंज में बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई दौरा किया। साथ ही कई इलाकों में सीएम योगी ने बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत सामग्री भी बांटी। उधर महाराष्ट्र के कई इलाकों में भी बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं। खबरों की दुनिया में ऐसा माना जाता है कि ज्यादा लोग उस खबर को देखते हैं जब उसमें कोई ना कोई नेगेटिविटी होती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई विमान क्रैश हो जाए और उसमें पैसेंजर्स की मृत्यु हो जाए तो ये बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बनती है।
और ऐसी खबरों का अलग अलग पहलुओं से लगातार कई दिनों तक विश्लेषण किया जाता है, आप भी अक्सर देखते होंगे। लेकिन जब कोई विमान क्रैश होने से बच जाता है तो ऐसी घटनाओं की हमारे देश में ज्यादा चर्चा नहीं होती और लोग भी ऐसी खबरों को कभी गंभीरता से नहीं लेते। लेकिन आज हम आपको बताएंगे कि एक विमान का क्रैश होने से बचना कितनी बड़ी खबर है। असल में ये उन लोगों से पूछिए जो इस विमान में यात्रा कर रहे थे। और बड़ा सवाल आज ये है कि क्या कॉस्ट कटिंग के नाम पर आज बड़ी बड़ी एयरलाइंस आपकी सुरक्षा के साथ समझौता कर रही हैं, कॉम्प्रोमाइज कर रही हैं। हमारे देश में प्रतिदिन 8.5 लाख और हर साल औसतन 32 करोड़ लोग हवाई जहाज में सफर करते हैं। इसलिए आज का ये विश्लेषण देश के लगभग हर व्यक्ति से जुड़ा भी हुआ है और आपको देखना भी चाहिए। उनमें से आप भी हो सकते हैं जो हवाई यात्रा करते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने नहीं किया होगा, लेकिन आगे चलकर करेंगे। लेकिन ये जो हादसा है ये आपके साथ भी हो सकता है। 12 अक्टूबर को यानी आज से 2 दिन पहले स्पाइस जेट की एक फ्लाइट में अचानक से काफी धुआं भर गया और यह धुआं ऐसा था कि जिस केबिन में यात्री बैठे होते हैं वहां कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, इतना ज्यादा धुआं हो गया। यह फ्लाइट गोवा से हैदराबाद जा रही थी जिसमें कुल मिलाकर 86 यात्री थे और हर किसी को यही लग रहा था कि विमान में धुआं भरने के पीछे शायद कोई सामान्य सी प्रक्रिया होगी, कोई छोटी मोटी तकनीकी खराबी आ गई होगी जिसकी वजह से धुआं आ गया। लेकिन जब यह धुआं धीरे धीरे बढ़ता चला गया विमान में और लोगों को इससे तकलीफ होने लगी तो उन्होंने इस फ्लाइट के क्रू मेंबर से सवाल पूछने शुरू किए और लोग काफी डर गए। इसके अलावा जब यह धुआं विमान के कॉकपिट में पहुंच गया, यानी उस हिस्से में जहां पर पायलट्स बैठे होते हैं, तब इस फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग कराने का फैसला किया गया और इसकी जानकारी एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को दी गई। लेकिन इस दौरान करीब 20 से 25 मिनट तक सभी यात्री धुएं के बीच सांस लेते रहे और लगातार ये सोचते रहे कि कहीं ये उनके जीवन की आखिरी फ्लाइट तो नहीं। ये जो वीडियोस अभी हमने आपको दिखाए ये इस विमान में सफर करने वाले यात्रियों ने ही बनाए हैं और ये सारे लोग सोच रहे थे कि ये शायद उनके जीवन की आखिरी फ्लाइट होगी, अब इनमें से कोई भी बचेगा नहीं। लगातार ये जो यात्री हैं भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि बस आज उनका जीवन बचा लें, दुआएं मांग रहे थे। और जब ये विमान हैदराबाद एयरपोर्ट पर उतरा तो वहां पर किस तरह का इंतजाम किया गया था ये भी आपने देखा। इस विमान में सफर करने वाले एक यात्री से हमने बात की और उसका आरोप है कि विमान के क्रू मेंबर्स ने यात्रियों को घटना के दौरान कोई भी जरूरी जानकारी नहीं दी, बल्कि उनकी तरफ से यह कहा गया कि सभी यात्री अपना सिर नीचे करके बैठे रहें और इस दौरान भगवान से यह प्रार्थना करें कि यह विमान किसी तरह सुरक्षित लैंड हो जाए। यानी यह विमान उस समय भगवान भरोसे ही उड़ रहा था और सोचिए यह कितनी खतरनाक बात है। इस विमान में उस समय धुआं भरना शुरू हुआ जब यह नागपुर शहर के ऊपर उड़ रहा था। यह गोवा से चला था हैदराबाद के लिए। जब नागपुर के ऊपर था तो धुआं आना शुरू हुआ और इसके बाद जब तक इसने इमरजेंसी लैंडिंग नहीं की तब तक यह धुआं लगातार विमान में भरता चला गया, बढ़ता ही चला गया। सबसे बड़ी बात, जब यह हवाई जहाज किसी तरह से हैदराबाद के एयरपोर्ट पर लैंड किया तब इसके इमरजेंसी गेट्स खोल दिए गए और यात्रियों से कहा गया कि वो किसी भी तरह छलांग लगाकर किसी भी तरह इस विमान से बाहर निकल जाएं, कूद जाएं विमान से। और इस भगदड़ में एक यात्री को मामूली सी चोट भी आई। इसके अलावा इस पूरे घटनाक्रम के दौरान हैदराबाद का हवाई अड्डा हाई अलर्ट पर था, जो कि बहुत कम होता है। तभी होता है जब ऐसी आशंका होती है कि विमान क्रैश होने वाला है और इसकी वजह से 9 दूसरे विमानों की उड़ानों को डाइवर्ट करना पड़ा। हमने एक यात्री से इस घटना को लेकर बात की और इस यात्री का अनुभव भी
आज आप सब लोगों को सुनना चाहिए। सो हैदराबाद गोवा से शुरू होने से पहले शुरू हुआ था, टेकअप भी अच्छा हुआ था। सो आफ्टर 20 मिनट्स we are getting some smoke actually. So before getting smoke, वॉशरूम में कुछ हुआ था, वो शॉर्ट सर्किट और कुछ पता नहीं। द हेयर होस्टेस ऑब्जर्व दैट स्मेल एंड एक बंदा गया था वॉशरूम के लिए, उसके बाद उसको भिजा दिया वापस। प्लेन बीच में एकदम अपन गाड़ी चलाता रोड पे ना, ऐसा स्पीड ब्रेकर का जैसा रुका था ऐसा। सो उसके बाद वो बोल रही कि सो लैंड होने का टाइम हम लोग सोचा कि हाँ ख़त्म हो गया हम लोग काम बोल के। सो भी बेंड होने वो क्या आदेश दे रहे थे, क्या इंस्ट्रक्शंस दे रहे थे? एयर होस्टेस जो वहाँ पर थे, पायलट जो वहाँ पर थे, वो क्या अनाउंसमेंट कर रहे थे? She announcing like bend down and pray for the God, pray for the family, कुछ बोल रहा था वो। जब तक मेरे को आई एम कॉन्फिडेंट है ये प्लान बी है, नहीं तो प्लान बी होता, दे विल टेक केयर ऑफ अस बोल के। उसके बाद अरे प्रे फॉर द गॉड बोलो तो पूरा होपलेस हो गया हम तो। अरे क्या हुआ, मैं फ्रेंड को बोला रहे हम लोगों का काम खत्म हो गया भाई, तो भगवान के ऊपर भरोसा है तो ऐसे बोले तो वो भी प्रे कर रहा था। सो डाउन होने से टाइम पे आई वॉज हो गया, क्रैश हो गया बोल के समझ लिया मैं। उसके बाद once it is emergency, they landed emergency in शमशाबाद एयरपोर्ट। वी थॉट शमशाबाद नहीं बोल के किधर की रुका है इमरजेंसी पे। मैं उसके बाद पता चला हाँ ये शमशाबाद ही चल रहा है। जब क्या हुआ था, दे ओपन बोथ द डोर्स, इमरजेंसी डोर्स एंड अदर डोर ऑल्सो, द नॉर्मल डोर। सो वी जस्ट रनिंग लाइक एनीथिंग, उससे भागते जा रहा हम लोग। क्या मैं बैग भी वहाँ पे रख दिया, रखते भागते जा रहा है। सो शी इज टेलिंग जस्ट जंप फ्रॉम इमरजेंसी डोर एंड रन अवे, रन फास्ट शी इज सेइंग। आई जस्ट वही किया था मैं, उधर से इमरजेंसी जो इतना हाइट था वो उधर से ऊपर से जंप करके मैं भागते रहे अंटिल 200 मीटर्स। जब भी कोई विमान उड़ान भरता है तो सबसे पहले विमान के क्रू मेंबर्स आपको यही बताते हैं कि आपातकालीन द्वार किधर हैं, आपको इमरजेंसी में अपना ऑक्सीजन मास्क कैसे लगाना है, लाइफ जैकेट सीट के नीचे कहां पर रखी हुई है। लेकिन इस घटना के बाद ऐसा लगता है कि अब फ्लाइट के टेक ऑफ से पहले आपको यह भी कहा जाएगा कि आप भगवान से प्रार्थना करते रहिए कि विमान में कोई गड़बड़ी ना हो और आप सुरक्षित लैंड करें। और एयर होस्टेस आपसे शायद ये भी कहेगी कि उन्हें उम्मीद है कि आपने अपना जीवन बीमा जरूर कराया होगा, क्योंकि जिस तरह की घटनाएं अब लगातार बढ़ती जा रही हैं इन एयरलाइंस में, इस तरह की जो हैं घटनाएं आपने पहले भी सुनी होंगी। उससे तो ऐसा ही लगता है कि अब जो अनाउंसमेंट होती है फ्लाइट से पहले जो क्रू मेंबर्स करते हैं, उसमें उन्हें यह भी लिखना होगा कि आप भगवान से प्रार्थना कीजिए कि आप सुरक्षित अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं, जिंदा पहुंच जाएं। हालांकि आज जब इस घटना को 2 दिन बीत चुके हैं, तब हवाई यात्राओं को रेगुलेट करने वाली हमारे देश की संस्था, जिसे हम DGCA कहते हैं, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन, उसकी तरफ से एक बयान जारी किया गया है और इसमें लिखा है कि घटना के समय विमान के एक इंजन में तेल का रिसाव हुआ था, जिसकी वजह से केबिन और कॉकपिट में धुआं भर गया और विमान की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। हालांकि इंजन से तेल का रिसाव कैसे हुआ, इसकी अभी जांच चल रही है। लेकिन यह सवाल आपके मन में भी आएगा, जब गड़बड़ी विमान के इंजन में थी तो जिस केबिन में यात्री बैठे होते हैं वहां पर धुआं कैसे पहुंचा? तो हुआ ये कि एयर कंडीशनिंग यानी जो विमान की AC यूनिट होती है, उस AC यूनिट की वजह से विमान के केबिन में जिस AC यूनिट से हवा आती है, वो AC यूनिट इंजन की हवा से ही काम करते हैं। और जब कभी इंजन में तेल का रिसाव होता है तो कोई दूसरी गड़बड़ी होती है तो उसका धुआं इंजन से होते हुए AC यूनिट में पहुंच जाता है और AC यूनिट से यह धुआं विमान के केबिन और कॉकपिट में भर जाता है। और ऐसा पहले भी हो चुका है। संयोग की बात यह है कि पहले भी ऐसी घटना स्पाइस जेट के ही विमान में हुई थी। यानी जो लगातार शिकायतें आ रही हैं, ये असल में स्पाइस जेट के विमानों में ज्यादा ही आ रही हैं। ये बात इसी साल जुलाई महीने की है, जब इसी एयरलाइंस का एक विमान दिल्ली से जबलपुर जा रहा था और उसमें भी अचानक से धुआं भरने लगा, जिसके बाद इस फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी थी। नोट करने वाली बात यह है कि मौजूदा वर्ष में स्पाइस जेट के 6 विमानों में इसी तरह की यात्राओं के दौरान ऐसी गड़बड़ियां सामने आ चुकी हैं जिनमें उसके विमानों की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। और इसी साल DGCA ने इन घटनाओं को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला लिया था।
तब डीजीसीए ने कहा था 27 जुलाई से अगले 8 हफ्ते तक ये एयरलाइन अपनी सिर्फ 50% फ्लाइट्स को ही ऑपरेट कर पाएगी और तभी से ये कंपनी आर्थिक रूप से बहुत संघर्ष कर रही, क्योंकि इसकी आधी फ्लाइट्स जो हैं वो बंद कर दी गई 50%। और अपने खर्चों में कटौती के लिए इसने 80 पायलट्स को छुट्टी पर भेज दिया। हालांकि आज सवाल सिर्फ एक एयरलाइंस का नहीं है, बल्कि एक घटना का भी नहीं है। आज यहां सवाल है आपकी सुरक्षा का। क्या आपको पता है कि पूरी दुनिया में सबसे तेजी से विकसित होने वाली सिविल एविएशन इंडस्ट्री हमारे देश भारत की है, जो सबसे ज्यादा तेजी से बढ़ रही है। आज हमारी सिविल एविएशन इंडस्ट्री 2,87,000 करोड़ रुपए की हो चुकी है। हमारे देश में प्रतिदिन लगभग 7 लाख लोग डोमेस्टिक उड़ानों में सफर करते हैं और औसतन 1.5 लाख लोग अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों में सफर करते हैं। इसके अलावा हमारे देश में आज 131 एयरपोर्ट्स हैं, जिनमें 29 इंटरनेशनल हैं और 92 डोमेस्टिक हैं। भारत सरकार की उड़ान स्कीम के तहत 2024 तक 100 नए हवाई अड्डे बनाने पर काम चल रहा है, जिनमें 70 बन चुके हैं और देश में 433 नए रूट्स पर हवाई उड़ानों का लक्ष्य रखा गया है। यह कोई मामूली लक्ष्य नहीं है। अनुमान है कि वर्ष 2023 के अंत तक भारत के सभी एयरपोर्ट्स सालाना 100 करोड़ यात्रियों को हवाई सफर की सुविधा दे पाएंगे। जो हमारा ट्रैफिक है वो 100 करोड़ के आसपास हो जाएगा अगले साल के अंत तक। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि हवाई अड्डे तो हमने बना दिए, हवाई पट्टियां बना दी, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर लिया, लेकिन क्या हमारे देश की एयरलाइंस इसके लिए तैयार हैं? क्या हमारे देश की एयरलाइंस इतने ट्रैफिक के लिए, इतनी बड़ी संख्या में यात्रियों के लिए तैयार हैं? क्या उनके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर है? क्या वो इतने सारे यात्रियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने की स्थिति में है? हमें लगता है शायद नहीं है। हमें शक है इस बात पर। अब जरा सोचिए, भारत की जिस सिविल एविएशन इंडस्ट्री में इतनी ताकत है, लाखों लोग हर रोज हवाई जहाज में सफर कर रहे हैं, उस देश में सभी एयरलाइंस घाटे में क्यों चल रही हैं? और क्या इसी घाटे की वजह से यात्रियों की सुरक्षा के साथ समझौता होता है? वर्ष 2020 और 21 में एयर इंडिया का घाटा 4700 करोड़ रुपए था, विस्तारा का 1600 करोड़, एयर एशिया का 1400 करोड़, गो एयर का लगभग 1350 करोड़, इंडिगो का 5800 करोड़ और स्पाइस जेट का घाटा भी 1000 करोड़ के आसपास था। इसके अलावा पिछले 7 दशकों में यानी 70 वर्षों में भारत की 60 से ज्यादा एयरलाइंस या तो बंद हो चुकी हैं या उनका दूसरी बड़ी एयरलाइंस में विलय हो चुका है। यानी आज की तारीख में स्थिति यह है कि भारत के लोग तो पूरा पैसा देकर विमानों में, हवाई जहाज में सफर करने के लिए तैयार हैं और वो पैसा दे भी रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद ज्यादातर एयरलाइंस अब भी घाटे में ही रहती हैं और शायद इसी वजह से यात्रियों की सुरक्षा के साथ वो खिलवाड़ करती हैं। जैसे किसी भी एयरलाइन पर 4 चीजों का खर्च सबसे ज्यादा होता है। पहला है विमानों में भरा जाने वाला ईंधन। मान लीजिए अगर किसी एयरलाइंस के पास एक फ्लाइट उड़ाने के लिए 100 रुपए है, तो उसमें से 40 रुपए सिर्फ ईंधन पर खर्च हो जाते हैं। दूसरा बड़ा खर्च होता है एयरपोर्ट हैंगर और रनवे का किराया। तीसरा बड़ा खर्च होता है स्टाफ की तनख्वाहें, जिसमें पायलट्स की सैलरी सबसे ज्यादा होती है। और चौथा खर्चा होता है विमानों का मेंटेनेंस, विमानों का रखरखाव। अब ईंधन के खर्च में कोई कटौती नहीं हो सकती, वो तो जितना लगेगा उतना लगेगा ही। एयरपोर्ट हैंगर और रनवे का जो किराया है वो भी फिक्स्ड है, उसे भी कम नहीं किया जा सकता। इसलिए ज्यादातर एयरलाइंस स्टाफ के खर्चों में कटौती करने लगी हैं। जैसे ट्रेंड पायलट्स की जगह ऐसे पायलट्स को रख लिया जाता है जो कम तनख्वाह पर भी ज्यादा काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन उनका अनुभव कम होता है। इसके अलावा जो टेक्निकल स्टाफ है उसकी भर्ती में भी कॉस्ट कटिंग को ध्यान में रखा जाता है। उदाहरण के लिए इसी वर्ष डीजीसीए ने जब इंक्वायरी की ऐसी घटनाओं की, तो उसके बाद उन्होंने एक ऑर्डर निकाला। उस ऑर्डर में लिखा कि ज्यादातर एयरलाइंस इंजीनियर्स को नौकरी पर रखने की बजाय ऐसे टेक्नीशियंस और ऐसे लोगों को काम पर रख रही हैं जो बड़े विमान हादसों का कारण बन सकते हैं, क्योंकि वो पूरी तरह से क्वालिफाइड नहीं है, अनुभवी नहीं है। एक इंजीनियर को जहां रखना चाहिए उसकी जगह एक टेक्नीशियन को रख रहे हैं ताकि पैसा बच सके। दरअसल हर एयरलाइंस के पास ऐसे इंजीनियर्स की एक टीम होनी चाहिए जो किसी भी फ्लाइट के टेक ऑफ और लैंडिंग से पहले उसमें मौजूद तमाम परेशानियों को, खामियों की अच्छे से जांच परख कर सके। लेकिन जब इस काम के लिए इंजीनियर्स की जगह अयोग्य लोगों को रख लिया जाता है तो वो अपना काम ठीक से नहीं करते और
विमान में मौजूद गड़बड़ी की पहचान वो कर नहीं पाते, और जब विमान टेक ऑफ कर जाता है तब हवा में जाकर पता चलता है कि क्या हुआ। यानी पैसा बचाने के लिए ये एयरलाइंस कहीं ना कहीं आपकी सुरक्षा के साथ समझौता कर रही हैं, और यही कटौती विमानों के मेंटेनेंस पर खर्च होने वालों पैसे में भी की जाती है। उदाहरण के लिए जब भी कोई विमान उड़ान भरता है तो इस दौरान हर घंटे उसकी मेंटेनेंस पर 66,000 रुपए खर्च होते हैं, हर घंटे। अब मान लीजिए किसी विमान ने 24 घंटे में 10 घंटे उड़ान भरी तो उसके मेंटेनेंस पर मान लीजिए 6,60,000 रुपए खर्च हो जाएंगे, और यह खर्च सिर्फ एक विमान का है और एक दिन का है। बहुत सारी कंपनियां इसी खर्च को कम करने की कोशिश करती हैं और विमानों की मेंटेनेंस पर तमाम दिशा निर्देशों का पालन ये एयरलाइंस नहीं करती ताकि ये पैसा बचा सके। देखिए, डीजीसीए की फंक्शनिंग जो है वो आज से नहीं, करीब 15-20 साल से क्वेश्चन आ रही है, बार बार आ रही है, और जब जब इस तरह के इंसिडेंट्स होते हैं डीजीसीए के ऊपर हमेशा क्वेश्चन लगाया जाता है। पर उसके बाद होता क्या, एक्सीडेंट से क्या लर्निंग है, क्या उन्होंने नए गाइडलाइन निकाली, उसके बारे में पब्लिक को आज तक कोई पता नहीं पड़ता। अभी आप देख रहे हैं स्पाइस जेट का जो इशू हुआ है, सबको पता है स्पाइस जेट की फाइनेंशियल कंडीशन बहुत खराब है। उन्हें 2021 में ही फाइनेंशियल रिपोर्ट आ चुकी थी डीजीसीए के पास कि इनकी स्थिति बहुत खराब है। तो जब फाइनेंशियल कंडीशन खराब होगी तो एयरलाइंस सबसे पहले जो कट शॉर्ट करती है वो मेंटेनेंस में ही करती है, और मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं वही एक रीजन है जो कि स्पाइस जेट के एयरक्राफ्ट बारम्बार कंट्रोवर्सी में आ रहे हैं, या उनमें कोई इंसिडेंट हो रहा है या एक्सीडेंट हो रहा है। आई थिंक ये बहुत सीरियस मैटर है। मैंने पहले भी बोला है कि स्पाइस जेट को इमीडिएटली उनका लाइसेंस जो है सस्पेंड कर देना चाहिए, और जब तक कि वो फाइनेंशियली वाइबल नहीं हो उनको उड़ने का अधिकार नहीं देना चाहिए। इस घटना के बारे में स्पाइस जेट की तरफ से भी एक बयान आया है जिसमें यह बताया गया है कि इस घटना में सभी यात्री सुरक्षित हैं और फ्लाइट के दौरान केबिन में धुआं भर गया था। हालांकि इस हादसे को लेकर अभी तक स्पाइस जेट ने और कोई जानकारी हमारे साथ शेयर नहीं की है। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि आप सबको भी चौकन्ना रहना होगा, और आप सब जितना पैसा एयरलाइंस मांगती हैं एक टिकट का उतना आप दे देते हैं, लेकिन फिर भी जब आप विमान में बैठते हैं तो आपको यह नहीं पता होता कि इस विमान के इंजन के अंदर इस कितनी खामियां हो सकती हैं, इसके मेंटेनेंस में कितना पैसा बचाया गया है, आपका जो पायलट है वो कितना योग्य है, इस एयरलाइंस के जो इंजीनियर्स हैं वो कितने योग्य हैं, और वो कहां कहां पैसा बचा रहे हैं आपकी जिंदगी को खतरे में डालकर। इसलिए बहुत चौकन्ने होकर आपको हवाई जहाज में सफर करना चाहिए और उन्हीं एयरलाइंस के साथ सफर करना चाहिए जिन पर आपको विश्वास है, जिनका सेफ्टी रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। दुर्भाग्य यह है कि आज मैं आपको यह बता नहीं सकता कि आपको कौन सी एयरलाइन में जाना चाहिए जिसका सेफ्टी रिकॉर्ड बहुत ही शानदार हो, क्योंकि शायद ही हमारे देश में ऐसी कोई एयरलाइन इस समय बची हो। हम आपको चीन की कम्युनिस्ट पार्टी में चल रही राजनीति के बारे में बताएंगे। कम्युनिस्ट पार्टी का अधिवेशन हर 5 वर्ष में एक बार होता है, और इस बार के अधिवेशन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा मजबूत नेता के तौर पर अपने आप को चीन की राजनीति में स्थापित करेंगे। और इस अधिवेशन के मायने क्या हैं, आज हम विस्तार से इसका विश्लेषण करेंगे। लेकिन उससे पहले आप ये तस्वीरें देखिए जो चीन की राजधानी बीजिंग से आई हैं। अभूतपूर्व तस्वीरें हैं ये। इस समय बीजिंग में शी जिनपिंग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, और वहां कई स्थानों पर इस तरह के पोस्टर्स और बैनर्स लगा दिए गए हैं जिन पर लिखा है कि चीन के लोगों को शी जिनपिंग का एक और कार्यकाल मंजूर नहीं है। ये सारे विरोध प्रदर्शन चीन की उस जीरो कोविड पॉलिसी के खिलाफ हो रहे हैं जिसके तहत वहां सख्त लॉकडाउन्स लगाए गए हैं। लेकिन बहुत सारे लोग और अमेरिका जैसे देश ये मानते हैं क्योंकि शी जिनपिंग को कम्युनिस्ट पार्टी का चेयरमैन बनाने की तैयारी चल रही है, इसलिए वहां उनका विरोध करने वाली ताकतों का दमन किया जा रहा है। वहां से आने वाली मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जून के महीने से अब तक बीजिंग और दूसरे शहरों में ऐसे 14 लाख लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है जिन्होंने शी जिनपिंग के खिलाफ या तो विरोध प्रदर्शन किया या फिर ऐसा करने की कोई योजना बनाई।
人市民节要吃饭，要自由，要选票。罢课、罢工、罢米不开国门市民节要吃饭，要自由，要选票। चीन में इस तरह के प्रदर्शन अभूतपूर्व हैं और इस समय पूरी दुनिया की नजर चीन पर ही लगी हुई है, क्योंकि चीन में एक ऐसा बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है जो पूरी दुनिया की राजनीति को आज नहीं बल्कि वर्षों तक प्रभावित करता रहेगा। चीन में 16 अक्टूबर से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का 4 दिन का अधिवेशन शुरू हो रहा है और यह अधिवेशन इसलिए बहुत खास है, विशेष है, क्योंकि इसका आयोजन 5 वर्ष में एक बार होता है। आप इसे ऐसे समझिए जैसे हमारे देश में हर 5 साल में नई सरकार चुनी जाती है, चुनाव होता है हर 5 साल में लोकसभा का, ठीक वैसे ही चीन में हर 5 साल में पार्टी संगठन को लेकर चुनाव की एक नई प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिसमें नए राष्ट्रपति के साथ पार्टी संगठन में भी अलग अलग समितियों के लिए नए सदस्यों को चुना जाता है। हालांकि चीन में ये चुनाव वहां के लोग नहीं करते, बल्कि वहां कम्युनिस्ट पार्टी की सबसे बड़ी इकाई राष्ट्रपति को चुनती है और इस बार 16 अक्टूबर से इसकी प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें 3 बड़े फैसले लिए जाएंगे। पहला बड़ा फैसला, शी जिनपिंग चीन के राष्ट्रपति के रूप में अपना तीसरा कार्यकाल शुरू करेंगे और इसके साथ ही उनके आजीवन इस पद पर बने रहने का रास्ता साफ हो जाएगा। तीसरी बार वो राष्ट्रपति बनेंगे। दूसरी बड़ी बात, शी जिनपिंग को कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का चेयरमैन बनाया जा सकता है और यह एक बहुत बड़ा बदलाव होगा। चीन में यह पद वर्ष 1982 से निष्क्रिय है, लेकिन अब 40 साल के बाद शी जिनपिंग को पार्टी का चेयरमैन इसलिए बनाया जा रहा है ताकि उन्हें चीन के पहले और सबसे बड़े कम्युनिस्ट नेता माओ त्से तुंग के बराबर का दर्जा दिया जा सके। इससे पहले माओ के आसपास चीन का कोई दूसरा नेता नहीं पहुंच पाया। माओ का जो सम्मान है चीन में और माओ की जो स्टेटस है चीन की राजनीति में, वो पहले ऐसे नेता थे जिन्हें कम्युनिस्ट पार्टी का चेयरमैन बनाया गया था, लेकिन वर्ष 1976 में जब उनकी मृत्यु हुई उसके 6 साल बाद 1982 में इस पद को निष्क्रिय कर दिया गया। लेकिन अब भी शी जिनपिंग इस पद को और इसकी ताकत को फिर से जीवित करना चाहते हैं और वो भी माओ की तरह बनना चाहते हैं। हालांकि अभी वो कम्युनिस्ट पार्टी में जनरल सेक्रेटरी के पद पर हैं, जो पार्टी में सबसे बड़ा पद माना जाता है, लेकिन अब जनरल सेक्रेटरी के बाद चेयरमैन का पद फिर से आ जाएगा और वो चेयरमैन बनेंगे। तीसरी सबसे बड़ी बात, इस अधिवेशन में कम्युनिस्ट पार्टी का संविधान भी बदल दिया जाएगा और उसमें पहली बार शी जिनपिंग के विचारों को शामिल किया जाएगा, जिसे शी जिनपिंग थॉट कहा जा रहा है, यानी शी जिनपिंग के विचार इसे संविधान में शामिल कर लिया जाएगा। ऐसा इससे पहले माओ के साथ हुआ था, माओ के विचार भी ऐसे ही शामिल किए गए थे। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि इससे पहले कम्युनिस्ट पार्टी के संस्थापक माओ त्से तुंग और डेंग शियाओपिंग के विचारों को ही पार्टी के संविधान में इस तरह से शामिल किया गया था और अब शी जिनपिंग के विचारों को शामिल किया जाएगा। तो चीन में कम्युनिस्ट पार्टी के कुल मिलाकर 9.5 करोड़ सदस्य हैं और इस पार्टी के अधिवेशन में जिन डेलीगेट्स को हिस्सा लेना है उनकी संख्या है 2280। डेलीगेट्स उन लोगों को कहा जाता है जो अलग अलग क्षेत्रों और प्रांतों में पार्टी का नेतृत्व करते हैं और जब भी कोई ऐसा अधिवेशन होता है तो वहां इन लोगों को वोट देने के लिए बुलाया जाता है। अब ये सभी 2280 डेलीगेट्स कम्युनिस्ट पार्टी की सेंट्रल कमेटी के 204 और इसके अलावा अलग से 172 सदस्यों को चुनेंगे और जब सेंट्रल कमेटी के सदस्यों को चुन लिया जाएगा उसके बाद पॉलिट ब्यूरो के सदस्यों को, जिन्हें पॉलिट ब्यूरो मेंबर्स कहा जाता है, फिर पॉलिट ब्यूरो मेंबर्स का चुनाव होगा और इनकी संख्या होती है 25, सिर्फ 25। और पॉलिट ब्यूरो मेंबर्स के बाद पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी के 7 सदस्यों को चुना जाएगा और यह कमेटी कम्युनिस्ट पार्टी की सबसे महत्वपूर्ण, सबसे शक्तिशाली और सबसे बड़ी कमेटी होती है। आप समझ लीजिए कि वहां की सरकार ये कमेटी ही चलाती है, ये 7 लोग होते हैं उसमें। अब अमेरिका के एक थिंक टैंक जिसका नाम है ब्रुकिंग्स, उसका यह अनुमान है कि इस अधिवेशन में सेंट्रल कमेटी के 2/3 नए सदस्यों को चुना जाएगा, यानी इस बार बहुत बड़ा बदलाव होगा। 2/3 नए सदस्य आ जाएंगे और अगर 204 सदस्य हैं तो उनमें से 136 सदस्य नए होंगे। इसके अलावा पॉलिट ब्यूरो और पॉलिट ब्यूरो स्टैंडिंग कमेटी के भी आधे सदस्य इस बार रिटायर हो जाएंगे और उनकी जगह नए सदस्य आएंगे। यानी शी जिनपिंग कम्युनिस्ट पार्टी को 2 तरह से बदल रहे हैं। एक तरफ वो पार्टी में खुद को हमेशा के लिए सबसे बड़े पद पर स्थापित करना चाहते हैं और दूसरी तरफ वो पार्टी संगठन में
अब नए लोगों को ला रहे हैं, ऐसे लोग जो आधुनिक हों, ज्यादा पढ़े लिखे हों और सबसे अहम जो चीन की सेना पीएलए का भी नेतृत्व कर सकें। और ये सारे लोग होंगे शी जिनपिंग के लोग, जो आगे चलकर कभी भी शी जिनपिंग को चुनौती ना दे सके। अब यहां जो बड़ी बात आपको समझनी है वो ये कि शी जिनपिंग चीन के दूसरे माओ क्यों बनना चाहते हैं। आखिर ऐसा क्या है कि वो ये सोचते हैं कि माओ के बाद दूसरे नंबर पर नहीं, अब उन्हें माओ के बराबर शक्तियां चाहिए। तो इसके पीछे वो तमाम विशेष अधिकार और शक्तियां हैं जो चीन में आज तक सिर्फ माओ त्से तुंग को ही मिल पाई थी। चीन में आज अगर एक पार्टी का सिद्धांत है और वहां लोग अपने अधिकारों के लिए कोई आवाज नहीं उठाते, तो इसका कारण, सबसे बड़ा कारण माओ त्से तुंग ही हैं, उनकी रणनीति है, उनके विचार है। चीन के 100 वर्षों के कम्युनिस्ट इतिहास में माओ त्से तुंग अकेले ऐसे नेता हैं जो आजीवन चीन के राष्ट्रपति रहे और उनके पास इतने विशेषाधिकार और शक्तियां थीं कि उनके गलत फैसलों और नीतियों के खिलाफ भी आवाज उठाने की हिम्मत पूरे देश में, पूरी पार्टी में किसी की नहीं थी। वो खुद ही जनता थे, खुद ही सरकार थे और खुद ही पूरा देश थे। और यही चीज शी जिनपिंग भी चाहते हैं अपने लिए। वो चीन को वन मैन शो बनाना चाहते हैं और वो वन मैन होगा खुद शी जिनपिंग। और इसीलिए माओ त्से तुंग की तरह चीन का आजीवन राष्ट्रपति शी जिनपिंग बनना चाहते हैं, उन्हीं की तरह पार्टी का चेयरमैन बनना चाहते हैं और उन्हीं की तरह पार्टी के संविधान में अपने विचारों को भी शामिल करना चाहते हैं। माओ त्से तुंग ने एक बार कहा था, पावर ग्रोज फ्रॉम बैरल ऑफ अ गन, यानी सत्ता बंदूक की नली से निकलती है। और आज 70 वर्ष बाद भी चीन की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग माओ त्से तुंग की इसी टेम्पलेट पर, इसी फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं। नागरिक अधिकारों में लगातार कटौती, अनाज का संकट, कोरोना वायरस और भारत समेत 8 से ज्यादा देशों के साथ सीमा विवाद शी जिनपिंग और कम्युनिस्ट पार्टी की आक्रामक नीतियों का हिस्सा है। इसलिए अगर शी जिनपिंग चीन के दूसरे माओ त्से तुंग बनते हैं तो यह दुनिया के लिए काफी चिंताजनक होगा। हालांकि आज शी जिनपिंग के सामने भी 2 तरह की चुनौतियां हैं। पहली, आंतरिक चुनौती, जो अपने अंदर, देश के अंदर उनके सामने चुनौतियां हैं, जिसमें चीन की कमजोर होती अर्थव्यवस्था सबसे बड़ी चुनौती है। वित्त वर्ष 2023 में चीन का जीडीपी ग्रोथ रेट 4.4% रहने का अनुमान है, ये आईएमएफ का अनुमान है, जबकि भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट 6.1% रहने का अनुमान है आईएमएफ के मुताबिक। जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से चीन में लगातार लॉकडाउन लगाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी सप्लाई चेन में रुकावट आ गई और चीन के कई उद्योगों को इससे बहुत बड़ा नुकसान हुआ। इसी की वजह से उनकी इकोनॉमी कमजोर हो रही है और लोग भी वहां इसका विरोध कर रहे हैं। और जीरो कोविड पॉलिसी का मतलब यह है कि शी जिनपिंग चाहते हैं कि वहां पर एक भी कोविड का केस नहीं होना चाहिए। इसके अलावा चीन की जीडीपी में उसके प्रॉपर्टी सेक्टर की हिस्सेदारी 30% है, रियल एस्टेट की, लेकिन इस क्षेत्र में भी जबरदस्त गिरावट है। और चीन में समाजवादी और रूढ़िवादी विचारधारा के मजबूत होने से वहां का प्राइवेट सेक्टर काफी बंद गया है और पब्लिक सेक्टर पर भी इसकी वजह से बोझ बहुत बड़ा है। यह अंदर की चुनौती है शी जिनपिंग के लिए। अब दूसरी चुनौती है बाहर से आने वाली। आज अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय यूनियन, ऑस्ट्रेलिया और जापान जैसे देश चीन के खिलाफ खड़े हो गए हैं और ये बहुत ही संगठित हैं। इन्होंने चीन की घेराबंदी के लिए आज दुनिया में क्वाड जैसे और बहुत सारे संगठन बना लिए हैं, जिनका एक ही मकसद है चीन के प्रभाव को कम करना और दुनिया के हर मंच पर चीन को घेर लेना। शी जिनपिंग अगर आजीवन चीन के राष्ट्रपति बन गए तो ये भारत के लिए तो है ही, लेकिन दुनिया के भी बहुत बड़े बड़े देशों के लिए बुरी खबर होगी। इससे पहला नुकसान होगा कि शी जिनपिंग जब तक जीवित रहेंगे तब तक भारत और पूरी दुनिया को चीन के मामलों में सिर्फ शी जिनपिंग से ही डील करना पड़ेगा, उनसे ही निपटना पड़ेगा, यानी बदलाव की कोई गुंजाइश नहीं है। दूसरा, चीन में अगर सत्ता नहीं बदलेगी तो उसकी नीतियां भी नहीं बदलेंगी, और नीतियां नहीं बदलेंगी तो चीन के इरादे और उसके दुश्मन भी नहीं बदलेंगे, यानी वो एलएसी पर भारत को ऐसे ही परेशान करता रहेगा। अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ उसकी कड़वाहट ऐसे ही चलती रहेगी, बल्कि और ज्यादा बढ़ेगी। तीसरी बात, इससे दुनिया में अस्थिरता आएगी और अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर छिड़ने की आशंका हमेशा बनी रहेगी। चौथी बात, दुनिया को चीन के बारे में कभी भी कोई सही और सटीक जानकारी ना तो पहले मिलती थी और शी जिनपिंग के रहते रहते ना कभी भविष्य में मिल पाएगी। और ये कितना खतरनाक हो सकता है हम कोविड की महामारी के दौरान देख चुके हैं। पांचवी बात,
इससे अफगानिस्तान और पाकिस्तान जैसे देशों के अच्छे दिन आ सकते हैं जो आतंकवाद का केंद्र है। इसके अलावा चीन के लोगों के लिए भी शी जिनपिंग का आजीवन राष्ट्रपति बनना काफी खतरनाक हो सकता है। इससे वहां तानाशाही और ज्यादा मजबूत होगी और ज्यादा बढ़ेगी, नागरिकों के उनको के अधिकार और कम होंगे और सरकार और शी जिनपिंग के खिलाफ बोलने वालों को फांसी की सजा वहां पर खुलेआम सुनाई जाएगी। इस समय दुनिया की 3 बड़ी शक्तियां हैं। एक है अमेरिका, दूसरा है चीन और तीसरा है रशिया। और बड़ी बात यह है कि इनमें अमेरिका ही अकेला ऐसा देश है जहां 5 साल में राष्ट्रपति बदल जाता है। इसके अलावा भारत में भी लोकतांत्रिक व्यवस्था है। हमारे देश में भी हर 5 साल में चुनाव लड़ना पड़ता है, सत्ता परिवर्तन हो सकता है। हमारे देश में जो भी प्रधानमंत्री बनेगा वो वही बनेगा जो हर 5 साल में चुनाव जीतेगा। लेकिन अगले कुछ वर्षों के लिए ना तो चीन की सत्ता से शी जिनपिंग हटेंगे जिनकी उम्र 69 वर्ष है, और इसी के साथ उनके सबसे पक्के दोस्त 70 साल के व्लादिमीर पुतिन भी रशिया के राष्ट्रपति के पद से हटने वाले नहीं हैं। और व्लादिमीर पुतिन की भी स्थिति यह है कि वो भी शायद आजीवन रशिया के राष्ट्रपति बने रहेंगे। और तीसरे जो उनके दोस्त हैं शी जिनपिंग के, वो हैं उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन। वो हैं तो अभी 38 साल के युवा हैं, लेकिन वो भी आजीवन इस पद पर बने रहेंगे। तो ये दुनिया की 3 सच्चाई आप देख लीजिए। शी जिनपिंग हमेशा के लिए हैं जब तक वो जीवित हैं, व्लादिमीर पुतिन हमेशा के लिए हैं जब तक वो जीवित हैं राष्ट्रपति, और किम जोंग उन भी हमेशा के लिए हैं जब तक वो जीवित हैं। यानी ये 3 जो लोग हैं ये दुनिया की पॉलिटिक्स में कांस्टेंट रहेंगे और बाकी देशों का जो नेतृत्व है वो बदलता रहेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति बदलते जाएंगे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बदलेंगे, हर जगह सत्ता बदल जाएगी क्योंकि हर जगह लोकतंत्र है, चुनाव है। लेकिन ये 3 नेता ऐसे हैं जो बदलेंगे नहीं। और खास बात यह है कि ये तीनों नेता आपस में दोस्त हैं, इनके आपस में बहुत अच्छे रिश्ते हैं। शी जिनपिंग की अगर हम बात करें तो पुतिन भी उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, और नॉर्थ कोरिया के जो तानाशाह हैं किम जोंग उन, वो भी उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं। तो ये जो 3 लोगों का एक ब्लॉक है ये आगे चलकर बहुत शक्तिशाली हो सकता है। हालांकि शी जिनपिंग के लिए अंदर आंतरिक चुनौती एक और ये भी है कि उन्होंने व्लादिमीर पुतिन पर जरूरत से ज्यादा भरोसा किया, और आज व्लादिमीर पुतिन की स्थिति दुनिया की राजनीति में बहुत अच्छी नहीं है यूक्रेन वॉर की वजह से। बात एक ऐसे शहीद की जिसे आज सेना के जवानों ने बहुत ही नम आंखों से और पूरे सैन्य सम्मान के साथ श्रद्धांजलि दी है। लेकिन यह शहीद कोई जवान नहीं बल्कि सेना का एक जांबाज डॉग था, और इस असॉल्ट डॉग का नाम है जूम। इसकी बहादुरी की कहानी सुनकर आज आपका सीना भी गर्व से चौड़ा हो जाएगा, आप भावुक भी हो जाएंगे। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये आज ही की है जब अनंतनाग में सेना की चिनार कॉर्प ने पूरे सम्मान के साथ जूम को आखिरी विदाई दी। शहीद सैनिक को इस तरह सैन्य सम्मान की तस्वीरें आप कई बार देख चुके होंगे, लेकिन असॉल्ट डॉग को पूरे सैन्य सम्मान के साथ इस तरह की विदाई की तस्वीरें आज हम आपको दिखा रहे हैं। बहादुर जूम को हमारे देश के जवानों ने सलामी देकर श्रद्धांजलि दी, और जूम कोई सामान्य डॉग नहीं था, वो सेना का हिस्सा था, और उसने शहीद होने से पहले ऐसा कारनामा किया कि हमारे जवानों के मन में उसके प्रति सम्मान कई गुना बढ़ गया। जम्मू कश्मीर के जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में 9 अक्टूबर को भारतीय सेना और आतंकवादियों के बीच एक जबरदस्त मुठभेड़ हुई, और ये तस्वीरें उसी मुठभेड़ की हैं जो अभी आप देख रहे हैं। हम आपको बड़ी स्क्रीन पर दिखाते हैं, देखिए ये मुठभेड़ कैसे हो रही थी। आप देखिए ये एनकाउंटर चल रहा है, दोनों तरफ से जमकर गोलीबारी हो रही थी। आतंकवादी एक घर में छुपे हुए थे
और वो सेना के जवानों पर लगातार गोलीबारी कर रहे थे। सुरक्षा बलों को उन्हें पकड़ने या फिर एनकाउंटर करने में बड़ी मुश्किल आ रही थी। ऐसे समय में सेना ने जूम को मैदान में उतारा और गोलीबारी के बीच बहादुर जूम आतंकवादियों के सही ठिकाने तक पहुंच गया, अंदर चला गया और उसकी भेजी हुई लोकेशन की मदद से सेना के जवान आतंकवादियों के करीब पहुंच पाए। लेकिन इस बीच आतंकवादियों ने जूम पर फायरिंग कर दी और उसे 2 गोलियां लगी, लेकिन जूम मोर्चे पर डटा रहा। जवानों ने उसके बाद उसे सेना के अस्पताल में भर्ती कराया और 4 दिन तक जूम का इलाज चला। उसने संघर्ष किया, लेकिन उसके बाद उसे बचाया नहीं जा सका। 13 अक्टूबर को जूम की मृत्यु हुई और आज भारतीय सेना ने अपने इस जांबाज डॉग को श्रद्धांजलि दी और पूरे सैन्य सम्मान के साथ उसका आज अंतिम संस्कार किया गया। उसकी कुछ पुरानी तस्वीरें आज हम आपको दिखा रहे हैं। जब जूम की ट्रेनिंग होती थी उसकी कुछ तस्वीरें आज हमने निकाली हैं जूम की ट्रेनिंग की, और वो अभी आप देख रहे थे। आज सोशल मीडिया पर भी जूम की बहुत चर्चा है। लोग उसकी शहादत को सलाम कर रहे हैं। सेना के इस बहादुर असॉल्ट डॉग के कारनामों की कहानियां लोग एक दूसरे को सुना रहे हैं। और अब हम आपको जूम के बारे में कुछ खास बातें बताते हैं। देखिए, ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये जूम की ट्रेनिंग के दौरान की तस्वीरें हैं। जूम बेल्जियन मेलिनोइस ब्रीड का एक डॉग था और इसे आतंकवादियों के ठिकानों का पता लगाने और उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई के लिए खास तौर पर ट्रेन किया गया था। इस ब्रीड के डॉग्स की खास बात यह होती है कि ये काफी ताकतवर होते हैं, ऊर्जावान होते हैं और ये डॉग्स बहुत बुद्धिमान और जल्दी सीखने वाले माने जाते हैं और इसीलिए इन्हें सेना में भर्ती किया जाता है। जूम एक वॉरियर था सेना का और सेना ने इसकी ट्रेनिंग कराई थी, जो भी हमने आपको बताया। इसीलिए आज हम आपसे कहना चाहेंगे कि आप भी जूम को जरूर श्रद्धांजलि दीजिए। जूम ने इस देश के लिए, हम सब के लिए अपनी शहादत दी है और आज हम आप सब के साथ मिलकर जूम को श्रद्धांजलि देते हैं। अब हम आपको बताते हैं देश की सबसे बड़ी सामाजिक क्रांति के बारे में, जिसका नाम है मेरा स्वाभिमान। टाइटल स्पॉन्सर लक्स कोजी इनरवेयर, चेहरे पे मुस्कान। आज हम आपको 40 वर्ष के विनोद कुमार वर्मा की कहानी दिखाएंगे। विनोद लखनऊ में रहते हैं, आर्थिक रूप से बहुत कमजोर हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि भगवान ने उनके साथ बड़ी नाइंसाफी की, वो दिव्यांग है। विनोद इन दिनों एक डिलीवरी बॉय का काम करते हैं। अपनी बैटरी वाली ट्राई साइकिल में बैठकर दिन में 8 से 10 घंटे की नौकरी इनकी दिनचर्या का हिस्सा है और उनका स्वाभिमान कहता है कि वो मेहनत की रोटी ही खाएंगे, कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे, भीख नहीं मांगेंगे, परिश्रम करेंगे। और इसीलिए विनोद गर्मी, सर्दी, बरसात हर मौसम में अपना काम पूरी ईमानदारी से करते हैं। लेकिन डिलीवरी बॉय के रूप में काम करने का उनका अनुभव यह कहता है कि पढ़े लिखे सभ्य समाज के कई लोगों को गरीब दिव्यांग डिलीवरी बॉय स्वीकार नहीं है। विनोद की बातें सुनकर आज आपका दिल भी पसीज जाएगा। आज आपको विनोद की यह कहानी देखनी चाहिए। ये है डिलीवरी बॉय विनोद कुमार वर्मा। 40 साल के विनोद अब लखनऊ में जोमेटो के लिए काम करते हैं। 2 साल पहले तक उनकी कॉस्मेटिक्स की एक छोटी सी दुकान थी जो कोरोना काल में बंद हो गई। लेकिन दिव्यांग विनोद ने हार नहीं मानी। उन्होंने जोमेटो में डिलीवरी बॉय की नौकरी के लिए आवेदन किया और अब यही काम करते हैं। विनोद के लिए हर ऑर्डर समय पर पहुंचाना पहली प्राथमिकता होती है, लेकिन कभी कभी ऐसे ग्राहक टकराते हैं
जो उनके सम्मान को चोट करते हैं। घर न दिखने के कारण मैंने उनको 4-5 बार कॉल किया और वो कॉल को कोई रिस्पांस नहीं दे रहे थे। इसके बाद मेरे कंपनी ने भी उनको कॉल किया, इनको भी कोई रिस्पांस नहीं मिला था। वो ऑर्डर कैंसिल होने के बाद जब वो रिटर्न गया, रिटर्न जाने के बाद फिर वो मेरे पीछे आए और मुझे पकड़ के लेके गए और अपने घर के बाहर एक खंबे से चेन से बांध दिया और मुझे मारने की धमकी दे रहे थे। मैंने पुलिस को भी फोन किया। पुलिस को फोन करने के बाद पुलिस जब तक आती थी मेरा एक ऑर्डर लग गया। मैं वहाँ से थोड़ी देर के लिए चला गया और पुलिस भी आई, वो मुझे कॉल कर रही थी। मैं गया भी तो उसने उसको बजाय वो पुलिस वाले मुझे ही कह रहे कि तुम भागे क्यों। अरे मैं भागा नहीं, अगर मैं भागता तो आप कॉल करते, मैं वापस ना आता। विनोद की बात सुनकर आप समझ गए होंगे कि मुश्किल हालात में भी उन्होंने ऑर्डर पहुंचाने को प्राथमिकता दी। लेकिन कई ग्राहकों को ये बात समझ नहीं आती कि विनोद कितनी मुश्किल से अपना काम करते हैं। ज्यादा एजेड नहीं है, पर एजेड वो लेडीज हैं, वो सीढ़ी से तो नीचे उतार आए उनके घर ऑर्डर लेने के, और वो मुझसे कह रही कि तुम ऑर्डर क्यों लेके आते हो, तुम ऑर्डर न लाओ। जब पता नहीं कंपनी कैसे कैसे लोगों को रख लेती है, और आप जाओ दूसरा काम करो, ये काम छोड़ दो तुम। विनोद कहते हैं कि कई बार लोगों का व्यवहार इतना खराब होता है कि उन्हें लगता है कि वो ये काम छोड़ दें, लेकिन फिर अगला सवाल मन में आता है कि नौकरी छोड़ देंगे तो करेंगे क्या। 1.5 साल इससे हो गया और उसका अनुभव तो ठीक है। मतलब कभी कभी कुछ लोग ऐसे लोग मिल जाते हैं जिससे हमें अंदर दर्द सा फील हो जाता है कि मन ये भी करता है कि चलो छोड़ दें, ना करें। विनोद मेहनत करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। उनकी लोगों से अपील है कि उन्हें उनके काम से आंका जाए, न कि शारीरिक अक्षमता से। जब लोग दिव्यांग होने पर उन्हें सहानुभूति दिखाते हैं, मजाक उड़ाते हैं या कमतर आंकते हैं तो उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचती है और ये घाव लगातार गहरा होता जा रहा है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, चाहे वो चलने वाला हो चाहे हैंडीकैप हो, मेहनत सबके लिए बराबर होती है। कभी किसी का निरादर नहीं करना चाहिए, ना कभी किसी को निराश करना चाहिए, कि किसी के दिल को ठेस कभी भी नहीं पहुँचाना चाहिए। अभिषेक मिश्रा, लखनऊ, आज तक। ये जो मुहिम हमने शुरू की है जिसका नाम है मेरा स्वाभिमान, हमने विनोद जैसे परिश्रमी लोगों के लिए ही की है और आपको बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि ये मुहिम अब एक बहुत बड़ी सामाजिक क्रांति बन चुकी है और हमें हर रोज देश के कोने कोने से लगातार इस देश के परिश्रमी लोग, ईमानदार लोग रोज हमें वीडियोस भेजते हैं, अपने संदेश भेजते हैं जो हम आपके साथ शेयर भी करते हैं। आज भी कुछ संदेश हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। सुधीर सर, आपने मेरा स्वाभिमान जो मुहिम शुरू की है, वास्तव में वो बहुत ही प्रेरणादायक है। अब ये मुहिम जन आंदोलन बन गई है। गरीब, किसान, सफाई कर्मचारियों और ड्राइवर, गार्ड आदि को उचित सम्मान मिलना भी शुरू हो गया है। मैं सुधीर जी चौधरी साहब को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने आज इतने बड़े मंच पर गरीबों की आवाज़ को ऊंचा उठाया। मेरा स्वाभिमान मेरा देश, इसकी शुरुआत की, इसके लिए मैं सुधीर चौधरी को बहुत बहुत धन्यवाद। और आप ऐसी तरक्की करते रहे। सबके साथ सबका विकास होता है तो फिर सबका सम्मान भी होना बहुत ज़रूरी है। मेरी यही अनुरोध है कि एक आदमी अगर किसी को ट्रीटमेंट करता है तो वो डॉक्टर नहीं बन जाता, वर्दी पहनने से कोई पुलिस नहीं बन जाता, किसी को पढ़ाने से एक टीचर नहीं बन जाता। सबसे पहले एक अच्छा इंसान होना बहुत ही जरूरी है। आप भी अपना वीडियो बनाकर हमें भेज सकते हैं, आपकी कहानी भेज सकते हैं, आपके सुझाव भेज सकते हैं और हमारा नंबर है 8657900895। आपके संदेश का, आपके सुझावों का हमें इंतजार रहेगा और आप भी इस सामाजिक क्रांति का हिस्सा बनिए। क्या खुशी है भाई तुझ में चमकी, चाल में है जान, चेहरे पर है मुस्कान, चाल में है जान, चेहरे पर है मुस्कान। कोई क्या जाने कि अंदर जान है, तभी तो चेहरे पे मुस्कान है। लक्स कोजी, चेहरे पे मुस्कान। अब सर्दियों की कोई टेंशन नहीं। क्यों? लक्स पार्कर, इसका स्पेशल फैब्रिक बनाता है इसे एकदम पतला और ज्यादा गर्म, तो चाहे इसे ऑफिस पहन के जाओ या स्कूल यूनिफॉर्म के नीचे, इसकी फिट रखे आपको सुपर कंफर्टेबल। लक्स पार्कर, गर्म भी पतला भी।
आज का इतिहास। वर्ष 1884 में आज ही के दिन अमेरिकी आविष्कारक जॉर्ज ईस्टमैन को पेपर स्ट्रिप फोटोग्राफी फिल्म का पेटेंट मिला था। इस खोज की वजह से बाद में कैमरा से तस्वीरें खींचना संभव हुआ और जॉर्ज ईस्टमैन कोडेक कंपनी के संस्थापक भी थे। इस आविष्कार ने ही आगे चलकर वर्ष 1888 में फिल्म्स यानी मोशन पिक्चर्स की नींव रखी थी। वर्ष 1964 में मार्टिन लूथर किंग जूनियर को नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और उन्हें रंग भेद नीति के खिलाफ काम करने और अपने एक ऐतिहासिक भाषण के लिए आज भी याद किया जाता है और उस भाषण का शीर्षक था आई हैव अ ड्रीम। भारतीय संविधान की रचना करने वाले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने वर्ष 1956 में आज ही के दिन बौद्ध धर्म अपना लिया था। नागपुर में आयोजित एक समारोह में डॉक्टर अंबेडकर के साथ उनके 4 लाख समर्थकों ने भी बौद्ध धर्म अपनाया था। डॉक्टर अंबेडकर जाति पर आधारित समाज के विरोधी थे और उन्हें इसका समाधान बौद्ध धर्म में दिखाई दिया। और आखिर में आपके लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित ब्रिटिश साहित्यकार जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का एक कथन। उन्होंने कहा था, हम खेलना इसलिए नहीं छोड़ते कि हम बूढ़े हो जाते हैं, बल्कि हम खेलना छोड़ देते हैं इसलिए बूढ़े हो जाते हैं। इसलिए जीवन में हमेशा खेलते रहिए।